कभी सोचा है कि एक सरकार पूरे देश का पैसा कैसे मैनेज करती है? या जब सरकार कोई डील करती है तो उसके लिए क्या नियम होते हैं? आज हम भारतीय संविधान के इन्हीं दिलचस्प नियमों की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो ये जो बड़े बड़े सवाल हैं कि देश का खजाना कैसे चलता है, इसकी चाबी असल में किसके पास है, इन सब का जवाब हमारे संविधान के भाग 12 में छिपा है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार अपना सारा पैसा रखती कहाँ है। जरा सोचिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सिंगल बैंक अकाउंट, बस यही है भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 266 कहता है कि सरकार को जो भी पैसा मिलता है, चाहे वो टैक्स से आए, लोन से आए या फिर दिए हुए लोन की वापसी से, वो सब कुछ सीधा इसी एक खजाने में जमा होता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी एक गोल्डन रूल है। सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी न तो जनता से ले सकती है और न ही खर्च कर सकती है। आर्टिकल 265 साफ साफ कहता है कि हर टैक्स के लिए बाकायदा कानून बनाना होगा। ये वो ताला है जो पक्का करता है कि सरकार की तिजोरी की चाबी हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में रहे। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले पैसा इकट्ठा होता है, फिर वो संचित निधि में जाता है और फिर संसद या विधानसभा की मंजूरी के बाद ही उसे खर्च किया जा सकता है। ये एक मजबूत सिस्टम है जो जनता के पैसे पर लोकतांत्रिक कंट्रोल बनाए रखता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है, आकस्मिकता निधि। ये एक तरह का इमरजेंसी कैश रिजर्व है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होता है, ताकि किसी आपदा के समय संसद के अप्रूवल का इंतजार न करना पड़े। अच्छा, जब सारा पैसा एक ही जगह इकट्ठा हो गया तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि ये केंद्र और राज्यों के बीच बंटता कैसे है। ये हमारे संघीय ढांचे का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। टैक्स इकट्ठा करने की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास, लेकिन जो सबसे जरूरी खर्चे हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वो सब ज्यादातर राज्यों की जिम्मेदारी है। इसी को कहते हैं वर्टिकल इम्बैलेंस, मतलब कमाई और जिम्मेदारी का असंतुलन। तो फिर इस असंतुलन को सुलझाता कौन है? इसके लिए हमारे संविधान ने एक रेफरी भी बनाया है, वित्त आयोग। आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में यह आयोग बनता है और सिफारिश करता है कि पैसों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे हो। अब बात करते हैं उधार लेने की। केंद्र और राज्य दोनों उधार ले सकते हैं, लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है। आर्टिकल 293 के मुताबिक अगर किसी राज्य पर केंद्र का कोई भी पुराना लोन बकाया है तो उसे नया लोन लेने से पहले केंद्र सरकार से पूछना ही होगा। ये शर्त देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है और ये केंद्र को राज्यों की उधारी पर एक अहम कंट्रोल देती है। चलिए अब पैसों की बात से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सरकार एक बिजनेस की तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट या सौदा करती है तब क्या होता है। इसका सीधा सा जवाब मिलता है आर्टिकल 299 में, जिसमें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ बहुत ही सख्त और जरूरी नियम बताए गए हैं। ये 3 नियम ऐसे हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पर होना चाहिए, उन्हीं की तरफ से किया जाना चाहिए और करने वाला अफसर भी उसके लिए ऑथराइज्ड होना चाहिए। ये सब इसलिए ताकि सरकारी पैसों को किसी भी गलत सौदे से बचाया जा सके। और अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में बेकार है। मतलब सरकार पर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए कोई केस नहीं किया जा सकता। इतना सख्त है ये नियम। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इस केस में एक पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए रद्द हो गया क्योंकि इंजीनियर ने गवर्नर के नाम पर साइन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अदालतें इन नियमों को लेकर कितनी सीरियस हैं। और आखिर में बात करते हैं एक ऐसे अधिकार की जिस पर हमारे संवैधानिक इतिहास में शायद सबसे ज्यादा बहस हुई है, संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। इस अधिकार ने एक बहुत ही लंबा और नाटकीय सफर तय किया है। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, मतलब सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा। फिर 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और आज ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो इस बदलाव का असली मतलब क्या हुआ? देखिए, जब ये मौलिक अधिकार था तो इसके हनन पर कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। अब ये एक संवैधानिक अधिकार है, मतलब इसकी सुरक्षा अभी भी है, पर अब मामला पहले हाई कोर्ट में जाता है। ये आज भी एक बहुत मजबूत कानूनी सुरक्षा है। आज के समय में आर्टिकल 301 कहता है कि किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से सिर्फ कानून के अधिकार से ही वंचित किया जा सकता है। यह सबसे जरूरी शब्द है विधि के प्राधिकार। इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ एक ऑर्डर पास करके किसी की जमीन नहीं ले सकती। उसके लिए एक सही और निष्पक्ष कानून होना चाहिए।
और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस अधिकार को और भी ऊंचा दर्जा दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार ही नहीं, बल्कि एक ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार भी है। तो हमने पैसों की बात की, सरकारी डील्स को समझा और संपत्ति के अधिकार को भी देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है। सवाल ये है कि ये जो सारे तकनीकी आर्टिकल्स हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये तय करते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा सोच समझकर खर्च हो। ये राष्ट्रीय स्थिरता और राज्यों की जरूरतों में संतुलन बनाते हैं। ये सरकारी पैसों को गलत हाथों में जाने से रोकते हैं और ये हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो संविधान का भाग 12 हमारे देश के आर्थिक जीवन का वो अदृश्य ढांचा है जो सरकार की विशाल शक्ति और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाकर रखता है। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि हमारा आज और आने वाला कल आर्थिक रूप से कैसा होगा।